अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अब्दुल राफ़े और आप देख रहे हैं राफ़े टीवी। नाजरीन, ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी इसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको ये बच्चा देखकर बहुत हैरान हुआ। और यही वो दिन था जब इस 8 साल के बच्चे को पहली बार गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगाव हुआ था। नाजरीन, हम जिस 8 साल बच्चे की बात कर रहे हैं, इसका नाम था सुचाइरो होंडा। किसी को क्या मालूम था कि आने वाले वक्त में हर छोटी बड़ी गाड़ी पर इसका नाम देखा जाएगा। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे से गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। सुचाइरो होंडा के वालिद पेशे के लिहाज से तो लोहार थे, लेकिन पार्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन इसके बरक्स होंडा को तो पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। अलबत्ता अपने वालिद के साथ साइकिलों की रिपेयरिंग में होंडा को बड़ी दिलचस्पी थी। जब इसकी उम्र 16 बरस हुई तो इसने अखबार में जॉब का ऐड देखा। आर्ट शुकाई नामी टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल स्टेशन में टेक्नीशियंस चाहिए थे। उस वक्त इसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपने घर और स्कूल को छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में आर्ट शुकाई कंपनी में पहुंचा और कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई के काम करवाना शुरू कर दिए और यहाँ तक कि उसको बच्चों को संभालने में लगा दिया। अब यहाँ पर होंडा क्या करता, एक तरफ वो अपने माँ बाप और घर को छोड़कर निकला था और दूसरी तरफ उससे फालतू काम लिए जा रहे थे। होंडा को अपने गांव वापस जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और यही वजह थी कि होंडा कई महीनों तक वहीं रहकर मुख्तलिफ जॉब्स करता रहा। आखिर कुछ ही महीनों बाद आर्ट शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम लेना शुरू कर दिए। होंडा को बचपन ही से इस काम से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ जाया करता था। यही वजह थी चंद महीनों में वो हर किस्म की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इसी दौरान आर्ट शुकाई कंपनी ने 2 स्पोर्ट्स कार भी तैयार की, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डेमलर थी और दूसरी गाड़ी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार 1924 चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। और यही वो दिन था जब सुचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रीजन बना लिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शुकाई में ही मुलाजिमत करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता रहा। 1928 में 22 साल की उम्र में होंडा के मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामत्सु शहर में होना थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर भेज दिया। होंडा ने आर्ट शुकाई की इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और 2 ही सालों में इसने 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। अब वो एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। इसने अपनी महारत दिखाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की। ये स्पोर्ट्स कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। ये सब देखकर आर्ट शुकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत मजीद बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। हुआ ये कि 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक होलनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन इसका बायां बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिस्कनेक्ट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी यहीं खत्म होते दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ तो उसने आर्ट शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि इसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना अब वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए अलग कंपनी शुरू कर दे। लेकिन मायूसी की बात यह कि आर्ट शुकाई के स्टॉक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन ही रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी मुनाफा मिल रहा था और अब कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अब वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोल ली और अपने दोस्त सुचाइरो काटो को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास इस कंपनी को चलाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो दिन भर आर्ट शुकाई के लिए काम करता था, जबकि रात के वक्त अपनी ही कंपनी के लिए खुद ही इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन इसको कोई कामयाबी ना मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा कर बहुत कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी इसका रास्ता रोके हुए थी।
तब उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। इसलिए इसने आर्ट चुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर उसको ये मालूम नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन्स में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने जब टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन्स ऑफर किए तो टोयोटा कंपनी ने 50 में से 47 डिजाइन्स को रिजेक्ट कर दिया। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी क्योंकि अब इसके पास वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। वो अलग अलग फैक्ट्रीज में गया और कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल इसने मार्केट को समझने में लगा दिए। उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार होंडा के बनाए हुए ये पिस्टन सारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो चुके थे और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई देने लगे। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों के मेहमान थी। ये किसको मालूम था 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्टर्स ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी सोचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें तब मजीद खराब हो गईं जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल मुश्किल हालात में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और जापान बुरी तरह हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ डाली। इस वाक़े के बाद जापान ने अमेरिकन के आगे सरेंडर कर दिया। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं बल्कि पूरा जापान ही बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। जापान की इकॉनमी बुरे तरीके से मेल्ट हो रही थी। खाने पीने की शदीद किल्लत थी। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर लिया जाए। ऐसा करने से ट्रांसपोर्ट भी आसान हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि इस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया। चंद यूज्ड इंजन्स तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिज़ाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार थी कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो मास लेवल पर ये साइकिल्स बना सकता, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने इसको पॉजिटिव रिप्लाई दे दिया और पैसे भी एडवांस में दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक थी। होंडा की ये मोटरसाइकिल मार्केट में सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रियम्फ और हैर्ले डेविडसन की सेल्स को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसीलिए अब उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। और आखिर चंद ही सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक भी लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट्स भी सेल कर चुकी थी। अपनी ज़िंदगी के 62 ईयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सोचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था और होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। इस दौरान कई लोगों ने इनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी एक की ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थीं। यही वजह थी कि वहाँ अपनी जगह बनाना निहायत मुश्किल काम था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि बुरी तरह फेल हो गई। फिर उसके बाद एक स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक सके। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई।
ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980s में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, प्लेन इंजन, स्पोर्ट इंजन और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होते ही अगले साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और फिर 15 अगस्त 1991 को इनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको भरपूर पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।